वो एंशिएंट हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में हो गई है, क्योंकि उसको एक पार्ट में जो है कवर करके वो बहुत लंबी हो रही थी और मेरे लिए अपलोड करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैंने उसको फिर पार्ट्स में जो है डिवाइड करके अपलोड किया है। और मैं अभी क्योंकि मेरा चैनल नया है इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आगे-आगे उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो फिर आगे दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है? ओके, चलो हम शुरू करते हैं गुप्त वंश से। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का बिलसड़ स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर यही पता चलता है कि इसका प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी और उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। यानी कि पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच। और जो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो पहले बड़े शासक थे जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ओके, तो ये जो अभिलेख दिए गए हैं ये ज्यादा जरूरी होते हैं कि किसका कौन सा अभिलेख था। पहला जैसे संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम थे विष्णुगुप्त। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। श्रीगुप्त की उपाधि थी महाराज और उनके उत्तराधिकारी थे घटोत्कच। ये चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा भी मृगारी खावन में मंदिर निर्माण में जो उन्होंने उल्लेख में जो लेख मिला है उसमें ही पता चला है कि श्रीगुप्त ही इसके प्रथम संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अपने राज्याभिषेक 319 ईस्वी के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। संपूर्ण बिहार और यूपी के कुछ हिस्से इसके राज्य में शामिल थे। समुद्रगुप्त अभिलेखों द्वारा सिक्कों पर इसने पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम यानी कि चारों दिशाओं से जीता हुआ, सर्वराजोच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई थी या फिर इसने ली थी। इतिहासकार वी स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। ओके, विंसेंट आर्थर स्मिथ। आर्यव्रत के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को पराजित किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया, जिसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रह एवं राजकवि हर्षेन ने की थी। मतलब जो अशोक का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख पे 3 लोगों के मिलते हैं। पहला अशोक का, समुद्रगुप्त का और एक मुगल शासक है उनका भी। वैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वैसे तो औरंगजेब ही है मे बी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ये यहाँ पे आ गया है। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभलेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र माना गया है। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया और सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऊपर भी था कि वीएस पता ने उनको बोला है। रामगुप्त, इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है क्योंकि हुआ क्या था कि रामगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनकी जो पत्नी है उन्होंने इन्होंने क्या किया था, एक राजा से उनका युद्ध हुआ था तो हार मान के इन्होंने अपनी पत्नी उनको दे दी थी। तो चंद्रगुप्त ने गुस्से में आके रामगुप्त को खत्म कर दिया, उस राजा को भी खत्म कर दिया और उनकी पत्नी से विवाह कर लिया और जो है खुद राजा बन गए। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि भी नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। हत्या इसीलिए की थी कि उनका भाई जो है मॉरल नहीं था, मॉरली इनकरेक्ट आदमी था वो। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बहालीकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। चीनी यात्री फायान इसके समय में भारत की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि इसके दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि जो 9 लोग थे वो अपने अपने जो है एरिया जो स्किल्स थी उनमें बहुत महारथी थे। जैसे कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बरहामिहिर, बरूची आदि। कुमार गुप्त प्रथम इनके बेटे मंदसौर अभिलेख या
भट्टी द्वारा रचित प्रशस्ति में कुमार गुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमार गुप्त के शासन में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमार गुप्त ने स्कंद गुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के काल में हुई थी। कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंद गुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने मलेच्छों के आक्रमण को विफल कर दिया। तो क्या पता चलता है कि स्कंद गुप्त के टाइम पर हूणों का आक्रमण या मलेच्छों का आक्रमण इंडिया पर हुआ था। स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित थी, का पुनरुद्धार करवाया था। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। इसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध यानी कि सेकेंड पार्ट। चीनी यात्री सुंगयुन ने लगभग 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। वेनसांग ने 629 से 645 तक भारत की यात्रा की थी। टाइम नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि किसके ड्यूरेशन में कौन आया था। वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था, जो कि हूण थी। स्कंद गुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंह गुप्त बालादित्य, वैन गुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय ने शासन किया। तृतीय ने शासन किया था। विष्णु गुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का भी अंत हो गया था। पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने उदांतपुरी महाविद्यालय की स्थापना की थी, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। धर्मपाल। इसी समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को पराजित कर अपने समर्थक चक्रयुध को कन्नौज में शामिल कर लिया। यह कन्नौज के सिंहासन पर बिठा दिया। धर्मपाल। उपाधि थी इनकी उत्तरापद स्वामी या परम सौगात। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। सोमपुरी विहार का निर्माण भी इन्होंने करवाया था और कन्नौज शासक इंद्रायुध पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का पुत्र मुंगेर तक का कुछ मुंगेर तक की कुछ टाइम के लिए मुंगेर तक के क्षेत्र पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी नागभट्ट द्वितीय ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंत्यचक गांव में स्थित है। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में भी निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था, जो कहां पर है, बांग्लादेश में। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल के अभिलेखों को परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा है। देवपाल। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। महिपाल प्रथम। इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। अन्य तथ्य कुछ हैं। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक था रामपाल। कवि सोडल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई है धर्मपाल को। ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था? पंचानन। अरबों द्वारा पाल राज्य को कहा जाता है रुमा। देवपाल की माता का नाम रन्ना देवी। कर्नाट वंश। इस वंश का संस्थापक नान्य देव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर नालंदा विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त किया था।